Hello friends, today we will start a new topic of physics, that is classical mechanics. This is a very important topic for all the competitive exams related to physics, and this is a complete separate paper in MSc for most of the Indian universities. So first I would like to tell you two books which you can read as a reference for this topic. The first book is J.C. Upadhyay and the second book is Goldstein. But I would like to suggest you the first book because इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा इजी है इन कंपेयर टू गोल्डस्टीन. हाँ, अगर आपने जेसी उपाध्याय कंप्लीट कर ली देन यू कैन गो फॉर गोल्डस्टीन. तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम यूनिट फर्स्ट में ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे. ये सिलेबस मैंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेम का लिया है. हो सकता है किसी और यूनिवर्सिटी में यही सिलेबस हो, लेकिन किसी और सेमेस्टर में हो सकता है या किसी और पेपर के नाम से हो सकता है. लेकिन हम यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब कवर करेंगे. तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो फर्स्ट यूनिट है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं? फर्स्ट है कंस्ट्रेंट, द सेकेंड इज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, फिर है लेग्रेंजे इक्वेशन फॉर मोशन फॉर हॉलोनॉमिक एंड नॉन हॉलोनॉमिक सिस्टम्स, और लेग्रेंजे इक्वेशन की क्या है? एप्लीकेशंस हैं. फिर है कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम. तो मैं इसमें से आपको बताऊंगी कि जो फर्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका टॉपिक है इससे एक थियोरेटिकल एक क्वेश्चन कवर होता है. और जो लेग्रेंजे इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर हॉलोनॉमिक और नॉन हॉलोनॉमिक सिस्टम्स, या फिर आप इसको कह सकते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम्स, इससे भी लगभग क्या होता है? एक क्वेश्चन कवर होता है. और एक क्वेश्चन तो हमेशा कंपल्सरीली किससे आता है? आपका एप्लीकेशन से आता है, लेग्रेंजे इक्वेशन की एप्लीकेशन से आता है. तो ये सारे टॉपिक्स हम अपनी आगे वीडियोस में कवर करेंगे. तो अब हम सीधे आगे चलते हैं, अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं. नाउ क्लासिकल मैकेनिक्स, इसमें क्या है? थ्री पार्ट्स हैं: न्यूटोनियन मैकेनिक्स, लेग्रेंजियन मैकेनिक्स एंड हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स. अब देखिए, अगर आपको याद हो 11th क्लास में या फिर आपके बीएससी में आज तक आप जितने भी सिस्टम्स पढ़ते थे, अब सिस्टम मतलब क्या है? जैसे कि स्प्रिंग मास सिस्टम हो सकता है, ब्लॉक और वेज वाला सिस्टम हो सकता है, ऐसे कई सारे सिस्टम्स हो सकते हैं जो आपने अपने 11th क्लास में स्टडी किए हैं. अब अगर आपको याद हो, वहां पे अगर कोई भी सिस्टम होता था तो उसमें जो मास होगा, मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मान लेते हैं ये एक ब्लॉक है जो यहाँ पे रखा गया है, तो इस ब्लॉक में जितने भी फोर्सेस लग रहे होते थे आपको वो निकालने होते थे. जैसे यहाँ पे क्या है? एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ठीक, एक इसका वेट लग रहा है mg. अगर हम इसको इस डायरेक्शन में पुश करेंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, ये आगे डायरेक्शन में एक्सेलरेट भी करेगा. तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के हिसाब से जो आपने अपने 11th स्टैंडर्ड में या बीएससी के कोर्स में पढ़ा है, तो आज तक आपने पढ़ा है कि जो भी सिस्टम आपको मिल रहा है उसमें जितने भी फोर्सेस हैं, जितने भी क्या है फोर्सेस इंक्लूडेड हैं, वो आप निकालेंगे. फिर उसके बाद आप उसको क्या करेंगे? न्यूटन्स इक्वेशन में पुट करेंगे, F इज इक्वल टू ma, और वहां से आप क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते थे. ठीक, यहाँ पे आप क्या करते थे? इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते थे. थोड़ा बहुत शायद याद होगा, फोर्स निकालते थे, टॉर्क निकालते थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे, और भी ऐसी रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ये सारी चीजें आपने कहाँ पे पढ़ी थी? न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पढ़ी थी. अब हम डिस्कस करेंगे लैग्रेंजियन मैकेनिक्स. लैग्रेंजियन मैकेनिक्स में क्या होता है? यहाँ पे भी हम कई सारे क्या करते हैं? सिस्टम्स को स्टडी करते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी. हम क्या करते हैं? उसकी एनर्जी निकालते हैं, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी. मान लेते हैं वही पुराना वाला एग्जाम्पल जो हमने न्यूटोनियन के केस में देखा था. दिस इज अवर मास m. तो यहाँ पे अब हम फोर्स ना निकाल के क्या करेंगे? एनर्जी निकालेंगे. क्या करेंगे? एनर्जी निकालेंगे. कौन कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी. तो क्वेश्चंस अभी भी हमें वही डायनेमिकल सिस्टम्स को सॉल्व करना है जो आज तक हम करते हुए हैं. जो अपने 11th स्टैंडर्ड या फिर बीएससी के स्टैंडर्ड में जो आपने डायनेमिकल सिस्टम्स पढ़े थे, उन्हीं सिस्टम्स को आपको यहाँ पे क्या करना है? स्टडी करना है. लेकिन
उसकी अप्रोच क्या होगी, अप्रोच कुछ अलग होगी। वहां हम फोर्स के टर्म्स में डिस्कस करते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनर्जी के टर्म्स में डिस्कस करेंगे। तो आपको एमएससी में क्या करना है, एमएससी में क्लासिकल मैकेनिक्स में आप जब लैग्रेंजियन मैकेनिक्स और हैमिल्टनियन मैकेनिक्स स्टडी करेंगे तो उन्हीं डायनेमिकल सिस्टम्स को आप स्टडी करेंगे, लेकिन जो आपकी अप्रोच होगी, अप्रोच चेंज हो जाएगी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब देखिए इसका फायदा क्या होता है। फोर्स जो था एक वेक्टर क्वांटिटी था, तो अगर एक ऑब्जेक्ट पे कई सारे फोर्सेस, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर मैनी बॉडी प्रॉब्लम्स हैं, ये तो अभी हमारे पास क्या था, वन बॉडी प्रॉब्लम था, लेकिन हमारे पास अगर कई सारे बॉडीज हैं, इस पे अगर हमको क्या करना है, फोर्स निकालना है, अगर इसको हमें क्या करना है, इसमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स लगाना डिफिकल्ट है, क्योंकि जितने भी फोर्सेस हैं हम इन सारे जो बॉडीज हैं इन पे इंडिविजुअल फोर्स निकालेंगे, उसके बाद वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करेंगे, तब जाके हमको क्या मिलेगा, नेट फोर्स मिलेगा। लेकिन लैग्रेंजियन और हैमिल्टनियन के केस में हम क्या करेंगे, एनर्जी निकालेंगे, ठीक। और एनर्जी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो उसको स्केलर एडिशन परफॉर्म करके हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें भी पूरा जो आपका क्लासिकल मैकेनिक्स है, एग्जैक्टली वही सारी चीजें हैं जो आपने स्टडी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, अप्रोच जो होगी, आपके जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच होगी वो चेंज हो जाएगी, वरना आपके जो डायनेमिकल सिस्टम्स हैं वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या है, लैग्रेंजियन मैकेनिक्स क्या है और हैमिल्टनियन मैकेनिक्स क्या है। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स आज तक आप स्टडी कर चुके हैं, अब आप अपने एमएससी के स्टैंडर्ड में लैग्रेंजियन मैकेनिक्स और हैमिल्टनियन मैकेनिक्स स्टडी करेंगे, जहां पे आपकी क्वेश्चन की सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी, आप सिस्टम की एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। Newtonian mechanics is a vectorial approach because it involves physical quantities like force, momentum, impulse. अब देखिए मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो एक वेक्टोरियल अप्रोच है, जहाँ पे क्या करते हैं हम, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती है, लाइक फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स एक्सेट्रा। और जो लैग्रेंजियन और हैमिल्टनियन है, लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टनियन फॉर्मुलेशन और स्केलर अप्रोच, ये कैसी अप्रोच है, स्केलर अप्रोच है, बिकॉज it involves physical quantities like potential energy, kinetic energy, work, etc. अब इसका फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो लैग्रेंजियन मैकेनिक्स का बेस बनाता है, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आप ये सोच सकते हैं कि जो अभी हमने सिलेबस देखा उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम तो मेंशन नहीं था, लेकिन जितने भी आपके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो इसी पे बेस्ड हैं, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या क्या होता है, number of independent coordinates required to describe motion of a dynamical system। अब कोई भी डायनेमिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। देखिए किसी भी डायनेमिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए तो कई सारे वो हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कौन से मेंशन करना है, सिर्फ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, सिर्फ वही कोऑर्डिनेट्स को हम अकाउंट करेंगे जो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ अ डायनेमिकल सिस्टम इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऐसे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जो एक डायनेमिकल सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। और यही जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट का टर्म है, ये जब आप कंस्ट्रेंट समझेंगे तो उसके आगे एक टॉपिक आता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, वहां पे कंप्लीट आपको बताया जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि जितने भी इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, और उनको लैग्रेंजियन में या हैमिल्टनियन में उसको हम क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट का टर्म अभी आपके लिए समझना जरूरी नहीं है, मैंने आगे इसमें एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें आपको ये कंप्लीटली समझ आ जाएगा। अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम उसका फॉर्मूला किस तरीके से लिखते हैं, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गिवन बाय f is equal to 3n minus का k in 3d। अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना फ्रीली मोशन कर सकता है। जैसे मान लेते हैं एक फ्री पार्टिकल है, शायद मैंने आगे एग्जांपल भी लिया होगा तो हम उसको तभी डिस्कस करते हैं, अभी के लिए हम सिर्फ फॉर्मूला देख लेते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या है, f इज इक्वल टू 3n माइनस का k इन 3d। ये जो 3 है ये 3 डायमेंशन को डिनोट करता है,
n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड व्हाट इज k, k इज कंस्ट्रेंट। मतलब जो भी डायनेमिक का सिस्टम है उस पर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लग रहा है या रिस्ट्रिक्शन की कोई इक्वेशन आ रही है तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट बोलते हैं। किसी भी डायनेमिकल सिस्टम में जो रिस्ट्रिक्शन लग रहा है वो क्या है, हमारा कंस्ट्रेंट है। और 3 यहाँ पे क्या है, 3D के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे 3 यूज किया है, और n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड to describe motion of a dynamical system is known as degree of freedom, and these independent coordinates are known as generalized coordinate. इन्हीं इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अब आगे जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जो अभी हमने फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस किया, ये क्या था, F इज इक्वल टू 3n माइनस का k, किसमें, 3 डायमेंशन में। अगर ये 3 डायमेंशन ना होके 2 डायमेंशन होगा तो ये 3 यहाँ पे किससे रिप्लेस हो जाएगा, 2 से, और अगर ये 1 डायमेंशन होगा तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1 से। तो अगली स्लाइड में हम यही देखते हैं, इन 2 डायमेंशन डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू 2n माइनस का k। 2 क्या हो गया यहाँ पे, डायमेंशन के लिए, n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड k इज द कंस्ट्रेंट। ठीक, अब ऐसे ही 1 डायमेंशन में क्या होता है, F इज इक्वल टू n माइनस का k। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, 2n माइनस का k, 3n माइनस का k या n माइनस का k, इसकी क्या है, कुछ लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन क्या है कि इट्स लिमिटेशन इज इन गैसेस, दिस इज एप्लीकेबल इन ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ये सिर्फ कहाँ एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे एप्लीकेबल है, क्योंकि जैसे ही हाई टेम्परेचर आता है तो वहां पे क्या आते हैं, वाइब्रेशन की भी कुछ टर्म्स आने लगती हैं, इसलिए ये फॉर्मूला वहां पे वैलिड नहीं है। दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ये जो अभी हम रिलेशन पढ़ रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का, ये सिर्फ ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ही वैलिड है, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, ये वैलिड नहीं होगा। गैसेस के लिए ये सिर्फ ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे वैलिड है। अब देखते हैं एग्जांपल्स। अ फ्री पार्टिकल, फ्री पार्टिकल मतलब कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब k इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0। ठीक है, अब फ्री पार्टिकल लिखा है, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, नंबर ऑफ पार्टिकल इज 1। अब हम ये बोलते हैं कि ये 3 डायमेंशन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। अब देखिए 3 डायमेंशन में अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेके चलते हैं तो दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। अब ये एक पार्टिकल रखा है, इस पार्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए, इसका वाई कोऑर्डिनेट होना चाहिए और इसका जेड कोऑर्डिनेट होना चाहिए। और तीनों ही क्या है, आपस में इंडिपेंडेंट है। एक्स का वाई में कोई रिलेशन नहीं है, वाई का जेड में कोई रिलेशन नहीं है, इन सब का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये क्या है, 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं जो एक फ्री पार्टिकल को क्या करते हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसको हम फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं। ये तो आपने डायरेक्टली बता दिया कि एक्स वाई जेड से हम इसको क्या कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। अदरवाइज हम फॉर्मूले से भी इसको शो कर सकते हैं। F इज इक्वल टू 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 क्योंकि ये 3D में है, नंबर ऑफ पार्टिकल इज 1 और 0 कंस्ट्रेंट है, इसलिए 3 इंटू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्लियर हुआ जहां पे हमने एक फ्री पार्टिकल को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस मतलब सिंगल एटॉमिक गैस, मतलब सिंगल एटम है उसमें भी। तो यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो क्या है, 1। कंस्ट्रेंट यहाँ पे भी 0 है, मोनो एटॉमिक गैस में हमने कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगाया हुआ है, तो इसमें कंस्ट्रेंट 0, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितना हो जाएगा, 3। थर्ड एग्जाम्पल इज डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 2। अब कंस्ट्रेंट कितना है, अब देखिए ये क्या है, आपके पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल और दूसरा ये मॉलिक्यूल। अब ये क्या है, एक बॉन्ड से आपस में क्या हुआ है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3। इस पार्टिकल की, सिर्फ इस पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3 और इस पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 3। लेकिन ये क्या है, एक कंस्ट्रेंट से जुड़े हैं, एक बॉन्ड से जुड़े हैं, मतलब ये अलग नहीं हो सकते, ये इंडिपेंडेंट नहीं जा सकता और ये भी इंडिपेंडेंट नहीं जा सकता। मतलब इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इस पार्टिकल को इंडिविजुअली देखा जाए तो 3 कोऑर्डिनेट्स डिस्क्राइब कर रहे हैं और इसको भी 3 कोऑर्डिनेट्स डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच में क्या है, एक कंस्ट्रेंट है। तो अब देखिए इसको अगर हम फॉर्मूले में रख के देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, n इज इक्वल टू 2 मीन्स
n नंबर 2 पार्टिकल्स है हमारे पास, क्योंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो 2 पार्टिकल्स है। k इज इक्वल टू 1। अब कंस्ट्रेंट इसमें क्या लगा हुआ है, 1। कंस्ट्रेंट क्या है, ये बॉन्ड इसके बीच का क्या है, कंस्ट्रेंट है जो इनको अलग नहीं होने दे रहा है, इसलिए ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन है। तो F इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 3 इंटू टू माइनस वन। यहाँ पे 3 क्या है हमारा, 3 डायमेंशन के लिए 3 इंटू टू माइनस वन। तो F इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 5। मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 5, जिसमें से 3 तो ट्रांसलेशन के होंगे और 2 किसके होंगे, रोटेशन के होंगे। देखिए यहाँ पे भी ये इस तरीके से बना रखा है, ये भी हमारे पास क्या है, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है जिसको मैंने क्या कर रखा है, 3 डायमेंशन में इसको शो कर रखा है। अब देखिए 3 ट्रांसलेशन के और 2 रोटेशन के, ये कब है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर में। अभी मैंने बताया था कि जो लिमिटेशन है, इस फॉर्मूले की लिमिटेशन क्या है कि ये हाई टेम्परेचर में, गैसेस के लिए हाई टेम्परेचर पे एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि हाई टेम्परेचर में अगर हम किसी डायटोमिक गैस का अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे तो वो किसके बराबर आता है, 3 ट्रांसलेशन के, 2 रोटेशन के और 2 वाइब्रेशन के। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3 4 5 6 7, 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है। कहाँ पे, हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे। ठीक, तो ये F इज इक्वल टू 5 ये हमारा कब आया था, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे आया था। तो अब हम देखते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल हमारा क्लियर हुआ। अब हम करेंगे ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल, मतलब 3 एटम्स है हमारे पास। कितने एटम्स है, 3 एटम्स। ठीक, अभी जो 3 एटम्स हैं ये किस तरीके से हमारे बनाए जा सकते हैं, एक तो लीनियर ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल हो सकता है जैसे कि ये, और एक क्या हो सकता है, नॉन लीनियर ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल हो सकता है। ये हमारा नॉन लीनियर ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास क्या है, लीनियर ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल है। अब देखिए इसको डिस्क्राइब करने के 3 कोऑर्डिनेट्स, इसको भी 3 एंड इसको भी 3। अगर हम फॉर्मूले से देखें तो फॉर्मूले से भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। n इज इक्वल टू क्या है, 3, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास कितने, 3, और इसके बीच में कितने बॉन्ड्स है, 2 बॉन्ड्स। तो कंस्ट्रेंट किसके बराबर आ जाएगा, 2। कंस्ट्रेंट यहाँ पे क्या है, 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके बराबर आएगा, 3 इंटू थ्री माइनस टू इज इक्वल टू 7। तो एक ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल जो लीनियर है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है, 7 आता है। अब हम इसी का दूसरा केस देखते हैं। ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल अगर नॉन लीनियर है तो हम कैसे करेंगे, देखिए इसको इस तरीके से भी किया जा सकता था, इसके 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, इसके 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, इसके 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, मतलब 9। बाकी इसमें क्या है, 2 हमारे बॉन्ड्स हैं, तो 9 माइनस टू इज इक्वल टू 7। देखिए 2 तरीके हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या तो आप इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप देख के भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर 3 डायमेंशन में होगा तो इसके इंडिपेंडेंट, अगर ये इंडिपेंडेंट होते तो इसके 3 इसके 3 इसके 3, लेकिन क्या ये बॉन्ड है, इसके बीच में 2 बॉन्ड्स हैं, तो आपने वो 2 बॉन्ड्स को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया और आपका आंसर आ गया। अब ऐसे नॉन लीनियर के केस में देखते हैं, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल और ये तीसरा मॉलिक्यूल, तो इसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हमारे पास, 3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, कंस्ट्रेंट कितने, 3 कंस्ट्रेंट्स हैं, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड और दूसरा ये बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें कंस्ट्रेंट कितने आ गए हमारे पास, 3 कंस्ट्रेंट आ गए। तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो 3 इंटू थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू 6। ठीक हो गया, 3 डायमेंशन के लिए, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, और 3 क्या है इसमें, कंस्ट्रेंट है। इसको आप ऐसे देख के भी एक्सप्लेन कर सकते थे, ये 3, इसके भी 3 और इसके भी 3, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, मतलब टोटल में कितने हैं, 9, लेकिन इसमें कितने बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड्स हैं, मतलब इसमें 3 रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6। इसी को मैंने क्या कर रखा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी लिख के दिखा रखा है कि इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये नॉन लीनियर ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ पार्टिकल रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ। एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। ये हमारा क्या है, सर्कुलर पाथ है, और मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है। इस पार्टिकल को एक्सप्लेन करने के हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट्स हैं इस पार्टिकल को दिखाने के लिए, आर कॉमा थीटा। जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, आर कॉमा थीटा। लेकिन अगर आप देखेंगे एक सर्कल में जो रेडियस होता है वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। क्या रेडियस चेंज होता है, नहीं, सर्कुलर पाथ में रेडियस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ थीटा है जो चेंज कर रहा है। देखिए आर तो हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन ये थीटा, जब ये पार्टिकल इसमें क्या करेगा,
रोटेट करेगा तो हमारे सिर्फ क्या होगी, थीटा की वैल्यू चेंज होगी, थीटा की वैल्यू चेंज होगी। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ थीटा क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, मतलब थीटा की अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 1। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 1। देखिए अब इससे कंफ्यूज मत होइए, एक पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल था इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो कितने थे, आर और थीटा। लेकिन आर में क्या है, कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। आर में क्या रिस्ट्रिक्शन है, जो भी रिस्ट्रिक्शन होती है हम उसको काउंट करते हैं। और रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आर हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। मतलब इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट तो वो रहा नहीं, क्योंकि इंडिपेंडेंटली कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता, हमने उसको फिक्स कर दिया कि मैंने बोल दिया कि अगर 5 सेंटीमीटर होगा मतलब वो 5 सेंटीमीटर ही होगा, इंडिपेंडेंट नहीं रहा। तो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कौन सा बच गया, सिर्फ थीटा, इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, 1। ये याद रखिएगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जब भी आप कैलकुलेट करेंगे आपको सिर्फ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स को ही देखना है। ये नहीं देखना कि इसमें कितने कोऑर्डिनेट्स इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। डिस्क्राइब करने के लिए तो आर और थीटा दोनों है, लेकिन आर क्या है, फिक्स है। और फिक्स है इसका मतलब क्या है, कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि ये 5 ही हो सकता है। इसलिए सिर्फ क्या करेगा, थीटा चेंज कर रहा है, इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 1। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के। अब देखिए सिंपल पेंडुलम का केस। सिंपल पेंडुलम का केस आपने वैसे अगर नहीं भी देखा हो तो घर में किसी न किसी के घर पे पेंडुलम वाली क्लॉक तो जरूर लगी होगी, ठीक है। वो डायमेंशन, उसमें डायमेंशन कितनी होती है, देखिए अभी तक हम जितने भी एग्जांपल्स देख रहे थे उसमें हमारे कितने डायमेंशंस में काम हो रहा था, 3 डायमेंशन में। लेकिन जब एक आप पेंडुलम को देखते हैं, देखिए जब वो वॉल पे लगा रहता है पेंडुलम, एक क्लॉक के नीचे लगा रहता है, तो वो 2 डायमेंशन में ही होता है। क्या 3 डायमेंशन में होता है, नहीं, वो सिर्फ क्या होता है, 2 डायमेंशन में होता है, मतलब सिर्फ उसी प्लेन पे होता है। तो देखिए सिंपल पेंडुलम, दिस मोशन इज इन प्लेन, मतलब वो क्या है, एक प्लेन में ही है। मतलब कैसा मोशन है, मतलब कितने डायमेंशन में है, 2D मोशन है, मतलब 2 डायमेंशनल है, ठीक। तो अब यहाँ पे ये इस तरीके से हमने इसको हैंग किया हुआ है। ये हमारे पास क्या है, पेंडुलम है, ये उसका एक मास है, ये लेंथ L है जो क्या है, फिक्स है, और ये क्या एंगल है, थीटा एंगल है। अब देखिए जब पेंडुलम हमारा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मतलब ऑसिलेट कर रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, एल तो हमेशा फिक्स है, ठीक। वैसे तो इसके पास क्या है, 2 कोऑर्डिनेट्स है, 2 डायमेंशन है, 2 कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए एल और थीटा। लेकिन क्या है, एल हमारे पास क्या है, फिक्स है, सिर्फ थीटा हमारा चेंज हो रहा है। थीटा की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बच गया हमारे पास, 1। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या थे, एल कॉमा थीटा, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 1। क्योंकि क्या चेंज कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ थीटा चेंज कर रहा है, एल हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। क्या उस पेंडुलम की लेंथ कभी चेंज होती है, नहीं, वो तो हमेशा फिक्स रहती है। मतलब फिक्स रहती है मतलब रिस्ट्रिक्शन लग चुका है कि वो इतना ही रहेगा, ठीक। इसको आप फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं, ये तो हमने डायरेक्टली देख के बता दिया था। फॉर्मूले से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है 2 डायमेंशन के लिए, अब ये 2 डायमेंशन का केस है, कितने डायमेंशन का केस है, 2 डायमेंशन का केस है। तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 2n माइनस का k। 2 आया हमारा डायमेंशन के लिए, n आया नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, और k क्या है हमारा, कंस्ट्रेंट है। 2 इंटू 1 नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है, और कंस्ट्रेंट हमारा क्या है, एक कंस्ट्रेंट है। और कंस्ट्रेंट क्या है कि इसकी जो लेंथ है पेंडुलम की, जो हमारी लेंथ है वो क्या है, फिक्स है, ठीक। तो यहाँ से हमारे फॉर्मूले से हमारे पास क्या निकल के आता है, 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या है, सिंपल पेंडुलम के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो क्या होती है, 1 होती है। कोऑर्डिनेट्स कितने थे, 2 थे, एल और थीटा, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 1 होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, ये भी क्या है, देखिए इस तरीके से 1 डायमेंशन में रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने इसको स्प्रिंग के साथ इस मास को क्या कर दिया, अटैच कर दिया। अगर मैं इस स्प्रिंग को, इस मास को अगर खींचती हूँ तो ये मास कहाँ पे मूव करेगा, ये मास सिर्फ ऐसे ही तो मूव कर सकता है। क्या ये ऊपर जा सकता है, इस डायरेक्शन में जा सकता है, नहीं। क्या ये इस डायरेक्शन में जा सकता है, नहीं। तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है। सिर्फ ये वाला क्या कर रहा है, एक लीनियर मोशन कर रहा है, एक लाइन में मोशन कर रहा है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितना हो जाएगा, 1, ठीक। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि हम कौन कौन क्या सिलेबस हम स्टडी करेंगे। कुमाऊं यूनिवर्सिटी उत्तराखंड की एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसका सिलेबस हमने डिस्कस किया, और ये सिलेबस लगभग हर यूनिवर्सिटी में कॉमन ही रहता है।
उसके बाद हमने देखा कि क्लासिकल मैकेनिक्स होता क्या है। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है? न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हमें लैग्रेंजियन मैकेनिक्स और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में सिर्फ अप्रोच बदल के उसको फिर से पढ़ना है। यहाँ पे जो हमारी अप्रोच थी वो क्या थी? हम फोर्स निकाला करते थे। क्या निकालते थे? फोर्स। और यहाँ पे हमारी अप्रोच क्या होगी? हम क्वेश्चंस को, जो डायनेमिकल सिस्टम्स होगा, उसको एनर्जी के बेसिस पे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। किसी भी डायनेमिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये वर्ड जरूर याद रखना है आपको, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। जब भी आप एक डायनेमिकल सिस्टम को देखें तो ये देखना है कि कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट होने चाहिए। कोई भी किसी का फंक्शन नहीं होना चाहिए, ना कुछ फिक्स होना चाहिए। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो ही आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या करेगा? काउंट होगा, अदरवाइज काउंट नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 3 डायमेंशन में, फिर ये 2 डायमेंशन में और ये 1 डायमेंशन में। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स करे थे जहाँ पे हमने फ्री पार्टिकल देखा। फ्री पार्टिकल कहाँ देखा? 3 डायमेंशन में। तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 3। मोनो एटॉमिक गैस को देखा, उसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था? 3। डायटोमिक गैस, उसको देखा, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम था 5। फिर हमने ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में 2 केसेस देखे। पहला जो लीनियर है और सेकंड जो हमारे पास क्या है? नॉन लीनियर है। उसके बाद हमने एक सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल लेके देखा और एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का एग्जांपल लेके देखा। होप आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ आ गया होगा। और अगर नहीं भी समझ आया, कुछ थोड़ा बहुत भी समझ आया आपको, तो आप आगे जैसे भी सिलेबस जैसे जैसे कवर होता रहेगा, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसा टॉपिक है जो आपका लास्ट तक पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो लास्ट तक जब आप इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।